पिछली क्लासों तक हमने ये देखा था कि अवकलनीयता क्या होती है और अवकलनीयता पर कुछ सवाल किए थे। आज देखिए विश्लेषिक फलन क्या होता है। तो यहाँ पर ये हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक चल रही है। इसमें जितने भी फलन की बात की जाएगी वो सारे फलन सम्मिश्र फलन होंगे। इसका मतलब सम्मिश्र चर पर बने हुए फलन की बात चल रही होगी। ठीक है। अब यहाँ पर किसी सम्मिश्र फलन को विश्लेषिक बोला जा रहा है। तो विश्लेषिक का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको अपन एनालिटिक फंक्शन कह सकते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन इसका सेंस क्या है यहाँ पर, यदि कोई फलन एफ जेड किसी प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो वह विश्लेषिक फलन कहलाता है। अवकलनीयता के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि वो जो एक कंडीशन होती है, अगर उसको अप्लाई करता है तो फॉलो करता है तो ये फलन अवकलनीय कहलाता है। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, प्रांत के सभी बिंदु पर अवकलनीय होने की बात हो रही है। क्योंकि ये फलन है, प्रत्येक फलन का प्रांत होता है और सह प्रांत होता है। तो यहाँ प्रांत में जितने भी बिंदु होंगे, पहले मान लो जितने भी बिंदु होंगे सभी बिंदुओं पर अवकलनीयता हो गई तो ये फलन क्या कहलाएगा, विश्लेषिक फलन कहलाएगा। ठीक है। और अगर किसी एक भी बिंदु पर अवकलन नहीं है, मतलब कम से कम एक बिंदु ऐसा मिल गया जिस पे अवकलनीय नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि उस प्रांत पर ये संपूर्ण प्रांत पर विश्लेषिक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि विश्लेषिक फलन किसको कहते हैं, कि किसी सम्मिश्र फलन है, उसका कोई प्रांत होगा, उस प्रांत में जितने भी बिंदु है सभी बिंदु पर ये अवकलनीय होना चाहिए, तो ये फलन विश्लेषिक फलन कहलाएगा। फिर अब मान लो किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम विचित्र बिंदु कहते हैं। एक बार मैं नोट कर दूं इस बात को। हाँ देखिए, वापस मैंने विचित्र बिंदु की डेफिनेशन लिख दिया। अभी मैंने ये बोला था कि सिंगुलर इसके बारे में बताया था, एनालिटिक फंक्शन के बारे में, कि अगर अपना फलन है वो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो वो क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन या फिर विश्लेषिक फलन कहलाएगा। अब अगर प्रांत के किसी एक भी बिंदु पर, मतलब कम से कम एक बिंदु ऐसा मिल गया अपन को जिस पे वो अवकलनीय नहीं है, बाकी सारे जितने भी बिंदु उन पे अवकलनीय है, तो वो जो एक बिंदु बच गया उसको मान लो जेड नोट कह दिया, उस पर अवकलनीय नहीं है, तो इस जेड नोट को क्या बोलेंगे हम, इस जेड नोट को हम विचित्र बिंदु कहेंगे। ठीक है। यानी मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि फलन है ना, जो विचित्र बिंदु है उस पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है। और विचित्र बिंदु के अलावा जितने भी बिंदु है उन पे सब पे अवकलनीय है। लेकिन एनालिटिक फंक्शन कब कहेंगे, कि जब वो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, यानी कोई भी विचित्र बिंदु ना होने पर। ठीक है। कोई यानी एनालिटिक फंक्शन तभी कहेंगे जब कोई भी विचित्र बिंदु ना हो। ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन और विचित्र बिंदु समझ में आ गया। इसके बाद एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए जो हमारा फलन है वो ये है। ठीक है। और इसका मान लीजिए प्रांत जो ले रहा हूँ वो ले लेता हूँ मैं, जो प्रांत है वो कॉम्प्लेक्स सेट ले लेता हूँ। ठीक है। यानी जितनी भी कॉम्प्लेक्स संख्याएं हैं वो सारी ले लेता हूँ। तो अब ये चेक करना है कि जो ये फलन है वो एनालिटिक है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए, एनालिटिक होने के लिए क्या करना चाहिए, जो प्रांत है उसके सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होना चाहिए। तो अब देखिए, तो जब सभी बिंदुओं की बात करते हैं तो हम कोई एक बिंदु लेके नहीं चलते हैं, हम सभी बिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाला एक जेड नोट लेके चलते हैं। ठीक है। तो जेड नोट यानी सभी बिंदुओं तो सभी बिंदुओं का एक सेट, मतलब रिप्रेजेंट करने वाला एक जेड नोट ले लिया। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे 2 ले लेता, 5 ले लेता तो एक पर्टिकुलर बिंदु हो जाता। तो पर्टिकुलर नहीं लेना, सभी बिंदुओं पे चेक करना, तो एक जेड नोट ले लिया। ठीक है। अब इस पे अपन फलन जो अपन को तो अवकलनीयता चेक करनी है, तो मैं एफ डैश जेड नोट फाइंड करूँगा। इसकी क्या होती है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 और एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ, यहाँ जेड नोट कर देता हूँ, यहाँ जेड नोट कर देता हूँ, अपॉन डेल्टा जेड। अब जो फलन है उसमें जेड नोट प्लस डेल्टा जेड रखना है, तो 1 अपॉन, फलन अपना ये वाला है, तो 1/1 माइनस जेड नोट प्लस डेल्टा जेड। ठीक है। माइनस जेड नोट को यहाँ पुट करना है, तो 1/1 माइनस जेड नोट, और पूरे के अपॉन में क्या है, डेल्टा जेड। ठीक है। तो
अब देखिए डेल्टा जेड को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, तो ये रहेगा तो 1/1 - Z0, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा पूरा, बट्टे में भी ज़ीरो हो जाएगा, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल इस पर अप्लाई कर देते हैं, इस पर तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देते हैं। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करने पर जो उसकी पूरी पावर थी Z0 प्लस डेल्टा जेड, उसकी पावर अपॉन में थी ये तो उसकी पावर -1 मान लेता हूँ मैं, तो -1 तो बाहर आ जाएगा और फिर इसकी पावर -2 हो जाएगी। और फिर अपन इसका भी अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा और डेल्टा जेड का -1 हो जाएगा, तो -1 गुणा में आ जाएगा। और उसके बाद में जो आगे था वो पूरा कांस्टेंट है डेल्टा जेड के सापेक्ष, तो उसका मान 0 और जो डेल्टा जेड था उसका मान 1 हो जाएगा। अब अपन डेल्टा जेड इसको इसको रख सकते हैं इसके अंदर, तो -1 इसको यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और बाकी रह जाएगा। तो इस पूरे की पावर कितनी है, -2, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और बट्टे में 1 है, तो ये आ जाएगा 1/1 - Z0 का स्क्वायर। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पर सपोज कीजिए Z0 2 रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, Z0 2 रखता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि -1 आ जाएगा और स्क्वायर होकर +1 हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए मैं यहाँ Z0 बराबर 1 रखता हूँ, क्योंकि यहाँ 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा इन्फानाइट हो जाएगा। तो Z0 बराबर 1 पर लिमिट परिभाषित नहीं है, तो यानी Z0 बराबर 1 के अलावा हर जगह परिभाषित है, और परिभाषित होती है तो इसका मतलब अवकलनीय हो जाती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई Z0 बराबर 1 क्या है, विचित्र बिंदु है। एक के अलावा संपूर्ण प्रांत में फलन अवकलनीय है, लेकिन Z0 बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इसलिए Z0 बराबर 1 क्या हो जाएगा, विचित्र बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर प्रांत के सभी बिंदुओं पर यह अवकलनीय होता तो हम इसे एनालिटिक या फिर हार्मोनिक या फिर विश्लेषिक फलन कह देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बिंदु पर, इस एक बिंदु की वजह से यह अवकलनीय वो हार्मोनिक होने से, हार्मोनिक एनालिटिक और विश्लेषिक फलन होने से रह गया ये, और इस जिसकी वजह से रह जाता है उसको क्या कहते हैं, विचित्र बिंदु कहते हैं। यहाँ तक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब इसके बाद देखिए कॉची रीमान समीकरण, CR इक्वेशन, ये क्या होती है। अगर हमारे पास एक फलन है, उस फलन को हम x और y की फॉर्म में लिख दें और उसके अंदर जो आयोटा के पद है उनको अलग कर दें और जो नॉन आयोटा के पद हैं उनको अलग कर दें। आयोटा के पदों को हम एक बार v से डिनोट कर देते हैं और एक बार नॉन आयोटा के पदों को हम u से डिनोट कर देते हैं। ये बात मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी कि आप z को एक्स वाई की फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, जो फलन है उसको एक्स वाई की फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं। जो u है वो हमारा वास्तविक पद होगा और v हमारा काल्पनिक पद होगा। अब अगर u का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए और v का y के सापेक्ष अवकलन किया जाए और ये दोनों बराबर हो, और u का वापस y के सापेक्ष, यहाँ पे देखिए u का x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष, और इस बार u का y के सापेक्ष और v का x के सापेक्ष का नेगेटिव बराबर हो, तो ये दोनों समीकरण संयुक्त रूप से कॉची रीमान समीकरण कहलाती हैं। अभी कॉची रीमान समीकरण ये कैसे व्युत्पन्न हुई, इस पे इसकी थ्योरम है, वो थ्योरम अपन करेंगे, पर पहले फिलहाल आपको समझना जरूरी था कि इसे हम कॉची रीमान समीकरण कहते हैं। हाँ देखिए, मैंने थ्योरम एक बार नोट कर लिया। अब
थ्योरम क्या है हमारी, पहले टॉपिक देख लीजिए क्या है, विश्लेषिक फलन होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध, या फिर मैं इसको एक बार यहाँ नोट कर दूँ, आवश्यक प्रतिबंध। हाँ, इसके अंदर दो थ्योरम है, एक तो आवश्यक प्रतिबंध की और एक पर्याप्त प्रतिबंध की। ठीक है, तो आज हम आवश्यक प्रतिबंध वाली थ्योरम देखते हैं और पर्याप्त प्रतिबंध वाली थ्योरम कल देखेंगे। तो आवश्यक प्रतिबंध वाली जो थ्योरम है वो मैंने नोट कर दिया नीचे। फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, मतलब जो ये अपन लिखते हैं फलन, ठीक है, इसके प्रांत, इसके किसी प्रांत डी पर विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध को रीमान समीकरण को संतुष्ट करना है। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि अगर ये फलन ऐसा दिखता है तो ये प्रांत, इसका प्रांत डी है, तो इसमें विश्लेषिक होने के लिए अगर ये कौशी रीमान को संतुष्ट कर देता है तो ये विश्लेषिक हो जाएगा। यानी अभी मैंने आपको क्या बताया था, विश्लेषिक फलन क्या होते हैं, जो अवकलनीय होते हैं। अब आप ऐसे थोड़ी ना हर बिंदु पे अवकलनीयता चेक करते रहोगे, तो इसके लिए कौशी रीमान एक शॉर्टकट मेथड है कि आप अवकलनीयता चेक मत करो, आप क्या चेक कर लो, ये कौशी रीमान संतुष्ट करता है नहीं करता, इसको चेक कर लो, तो आपका फलन ऑटोमेटिक क्या सिद्ध हो जाएगा, विश्लेषिक फलन हो जाएगा। और अगर ये कौशी रीमान संतुष्ट नहीं करता तो आपका फलन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विश्लेषिक नहीं होगा। ठीक है, तो सिद्ध हो जाएगा कि विश्लेषिक नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि मतलब हमने ये लिख तो दिया कि इसका शॉर्टकट है, लेकिन ये आया कैसे उसका अपन प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो फलन का अवकलन होता है उसको लिखते हैं। तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टू ज़ीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। अब देखो एफ जेड क्या है अपने पास, जो एफ जेड है वो क्या है, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, ये लिख लो यहाँ पर। ये तो कहाँ रखने के लिए काम आ जाएगा, यहाँ पे रखने के लिए काम आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूँ एफ डेल्टा जेड, ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स कोमा डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी डेल्टा एक्स कोमा डेल्टा वाई। ठीक है, तो अगर मुझे ये लिखना हो जेड प्लस डेल्टा जेड, ठीक है, जेड प्लस डेल्टा जेड, तो देखिए मैं यहाँ इसके अंदर क्या रखूँगा, जेड प्लस डेल्टा जेड रखूँगा यहाँ। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, तो x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। यहाँ पर y की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। और यहाँ पर x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। अब अपने पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ किसके अंदर पुट करनी है, इसके अंदर पुट करनी है। हाँ देखिए, इसको मैं एक बार समीकरण 1 कह देता हूँ। एक तो एफ जेड मुझे यहाँ पुट करना है तो इसको 2 कह देता हूँ, और ये वाली वैल्यू इसको 3 कह देता हूँ। तो 2 और 3 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टू ज़ीरो, इसकी जगह आ जाएगा ये पूरा मान, तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, फिर माइनस, ये तो मैंने वैल्यू रखी है इसकी, फिर माइनस एफ जेड की वैल्यू रखनी है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, और इस पूरे के अपॉन में क्या है, डेल्टा जेड, पूरे के अपॉन में डेल्टा जेड। अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसका डेल्टा जेड को पुट करना होता है। तो डेल्टा जेड की तो फॉर्म है ही नहीं अंदर, ठीक है, तो एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ डेल्टा जेड की जगह क्या कर देता हूँ, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए डेल्टा जेड तो मैं यहाँ रख ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, क्योंकि देखो जब डेल्टा एक्स 0 की तरफ पुट होगा तो उसके अंदर वो किससे बना है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई से बना है, तो डेल्टा एक्स भी 0 की तरफ होगा और डेल्टा वाई भी 0 की तरफ होगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ 0 0 पुट कर दूँ, यहाँ 0 0 0 0 पुट कर दूँ तो इसमें से कट जाएगा,
और कट के ऊपर जीरो आ जाएगा और नीचे भी जीरो आ जाएगा। अब एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। अब बताइए, जब हमारे पास सवाल ही नहीं दिया हुआ तो एल हॉस्पिटल कैसे अप्लाई करोगे इस पर। तो अब अपना दूसरा तरीका क्या होता है, जो पथ बनाते हैं वो होता है हमारा, ठीक है। तो अब हम जो दो पथ हैं उनका निर्धारण करेंगे। दो पथ कौन से होते थे हमारे, देखो दो, जीरो जीरो की तरफ जाना है अपन को, तो यानी एक पथ तो मैं ये ले लेता हूँ, यानी यहाँ पे डेल्टा वाई जीरो हो जाता है, यानी पथ नंबर 1। और एक वापस ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर जीरो, पथ नंबर 2। तो पहले पथ एक के अनुसार, पथ एक के अनुसार क्या होगा, डेल्टा वाई बराबर जीरो रखने पर, इसको मैं 4 नंबर कह देता हूँ, समीकरण 4। तो डेल्टा वाई जब जीरो हो जाएगा तो देखो क्या रहेगा, एफ डैश जेड बराबर लिमिट, यहाँ डेल्टा जेड जीरो रख दो तो डेल्टा एक्स ही रहेगा बस, यहाँ से डेल्टा वाई हट जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी, यहाँ पे वापस ज़ीरो हो जाएगा तो ये बच जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई, और अपॉन में क्या है, अच्छा ये तो भूल ही गए अपन, यहाँ पे भी इसको भी रखना है, माइनस यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, और इस पूरे के अपॉन में क्या है, डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई तो ज़ीरो हो गया, मतलब जहाँ जहाँ डेल्टा वाई था वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर दो। अब इसमें देखो जो वास्तविक पद है यानी जिनमें आयोटा नहीं है उनको आप अलग कर लो, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो, तो ये पद और ये पद अलग हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, इसके साथ बट्टे में क्या है, डेल्टा एक्स, तो ये लिमिट इस पे लग जाएगी। और जो आयोटा वाला पद है उसमें देखो आयोटा को तो कॉमन ले लूँ मैं, ठीक है, आयोटा को तो मैंने कॉमन ले लिया, फिर लिमिट लग जाएगी इस पर, डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो, अब क्या बचा, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये किसका रूप बन चुका है, ध्यान से समझना, कि जब डेल्टा जेड नीचे होता था, डेल्टा जेड टेंड टू ज़ीरो होता था, तो हम कहते थे कि ये जो फलन का अवकलन है वो जेड के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है, डेल्टा जेड होने पर हम क्या कहते थे, जेड के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स नीचे है, यहाँ पर भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। मैंने इसे आंशिक रूप में क्यों लिखा है, क्योंकि देखो इस पर इसके अंदर दो वेरिएबल एक्स और वाई दोनों हैं, तो वाई को अपन कांस्टेंट मानते हुए किसके सापेक्ष अवकलन करें, एक्स, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, आंशिक अवकलन, ठीक है यहाँ तक। इसमें देखो आयोटा गुणा में है, तो आयोटा गुणा में लगा दिया यहाँ पर। फिर ऊपर वापस चलते हैं, फिर हम ये कहते थे कि यहाँ पे देखो जेड प्लस डेल्टा जेड, यानी जो जैसे जेड के सापेक्ष हो रहा है तो जेड प्लस डेल्टा जेड, तो जो फलन है उसका अवकलन हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ डेल्टा जेड है, तो यहाँ देखिए डेल्टा जेड प्लस एक्स, तो यानी इस बार फलन की जगह क्या लिखा हुआ है, यू, यानी यू का अवकलन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे वी है, तो यानी वी का अवकलन हो रहा है। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा एफ डैश जेड क्या हो गया, ये आ गया, इसको समीकरण एक बार 5 कह दिया। अब अभी तो हमने क्या करा, पथ एक के अनुसार निकाला इसका मान, अब हम पथ 2 के अनुसार निकालते हैं। हाँ देखिए, पथ 2 के अनुसार इस बार अपन को डेल्टा एक्स बराबर 0 रखना है, तो जो समीकरण 4 थी उसमें हमने डेल्टा एक्स बराबर 0 रख दिया, तो यहाँ पे डेल्टा वाई रहेगा, और जो डेल्टा एक्स थे वो सारे मैंने 0 पहले रख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब वापस क्या करते हैं, जो वास्तविक पद है यानी जिनमें नॉन आयोटा वाले पद उनको अलग कर देते हैं। तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, देखो ये नॉन आयोटा, ये नॉन आयोटा है, तो यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, इसको अपन ने अलग कर लिया। फिर जो आयोटा का पद है उसको अलग कर लेंगे, तो आयोटा का पद ये देखो, ये रहा वी एक्स कोमा
वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई, और इस पूरे के बट्टे में क्या है, आयोटा डेल्टा वाई है। अब ये इसको भी डिवाइड करेगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये इसको भी डिवाइड करेगा, यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई। फिर प्लस यहाँ देखो आयोटा बाहर है और इसमें डिवाइड होगा तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा तो लिखेंगे नहीं इस बार। देखो ये आयोटा इसके अंदर बच गया और लेकिन इसमें कट हो जाएगा, डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई और अपॉन सिर्फ डेल्टा वाई, क्योंकि आयोटा आयोटा कैंसिल हो चुका है। अब देखिए पिछली बार जैसे x प्लस डेल्टा एक्स के नीचे क्या था, डेल्टा एक्स था, ठीक है, इस बार डेल्टा वाई है। तो एक तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे y के सापेक्ष अवकलन हो रहे हैं, एक बात तो ये क्लियर है। और दूसरी बात, इस फलन के अंदर देखो x प्लस डेल्टा एक्स हो तो फलन u, ठीक है, मतलब x प्लस डेल्टा एक्स को ढूंढना था, इस बार y के सापेक्ष हो रहा है तो y प्लस डेल्टा वाई को ढूंढना, तो y प्लस डेल्टा वाई मिल गया। अब तो फलन क्या है, वही है, u है पिछली बार वाला ही। इस बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आयोटा ये अलग से बच जाएगा, ठीक है, तो आयोटा, तो इस आयोटा को अगर अपन ऊपर नीचे गुणा करें तो ऊपर आयोटा नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, एक तो ऊपर आयोटा हो जाएगा और माइनस इसका आयोटा स्क्वायर माइनस बन जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वी डेल वाई, या फिर डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसको क्या देते हैं, समीकरण नंबर 6 कह देते हैं इसको। यदि हम चाहते हैं कि एफ जेड अवकलनीय हो, यानी हमारे सवाल की डिमांड है कि यह अवकलनीय हो, तो दोनों पथों से, जो हमने दोनों पथ से लिमिट निकाली है, दोनों पथ से लिमिट बराबर होनी चाहिए। बराबर क्यों तो होनी चाहिए, अगर सपोज कीजिए लिमिट बराबर नहीं हुई तो लिमिट का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि लिमिट हमेशा यूनिक होती है, यूनिक होने पर ही अस्तित्व होता है। तो अगर लिमिट बराबर नहीं है तो दो लिमिट हो जाएगी, तो लिमिट दो होने पर यूनिक हो जाएगी, और यूनिक होने पर अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं होने पर फलन अवकलनीय नहीं होता। तो अवकलनीय होने के लिए लिमिट को बराबर होना पड़ेगा। तो सब समीकरण यानी अर्थात समीकरण 5 और समीकरण 6 को बराबर होना पड़ेगा। अब समीकरण 5 क्या थी हमारी, समीकरण 5 ये रही, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स था, बराबर समीकरण 6 क्या है, समीकरण 6 ये रही, डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब कंपेयर कर लो, ये पद इससे कंपेयर हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये आयोटा वाला आयोटा से कंपेयर हो जाएगा, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये माइनस इसको दे दो, ये समीकरण 8 हो गई, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था अपन को, तो ये प्रूफ हो गया। अगर अवकलनीय है तो इसका पालन होगा, मतलब ये पालन कर देगा तो अवकलनीय है, ठीक है। तो बस यही अपन को सिद्ध करना था, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।